19 मई के वाक़ये के बाद हर कोई जहां एक तरफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत को लेकर गमज़दा है, वहीं लोग इनके ना होने से खित्ते और आलमी मार्केट पर पड़ने वाले असरात, इनकी फैमिली, बीवी बच्चे और ख़ास तौर पर इनकी वरासत में छोड़ी गई नाकाबिले यकीन चीज़ों और इनकी दौलत के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। इब्राहिम रईसी की शख्सियत इनकी ज़ाती ज़िंदगी में कैसी थी, इनको ईरान का कसाई क्यों कहा जाता है और इब्राहिम रईसी कितनी दौलत, आलीशान महलों, सोने और चांदी के मालिक थे और क्या कुछ अपने पीछे छोड़ गए, यही सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन नाकाबिले यकीन चीज़ों की जो इब्राहिम रईसी अपने बाद छोड़ गए और इनकी कुल नेटवर्थ कितनी थी। ब्लूमबर्ग और सीए क्लब इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी की दौलत मजमूई तौर पर 110 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी, जबकि वो सालाना 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आमदनी रखने वाले दुनिया के चंद बड़े बड़े सियासतदानों में से एक थे। इब्राहिम रईसी ये सारा पैसा सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि इनके कई और कारोबार भी मौजूद हैं। इनके लग्जरी हाउसेस की तादाद 100 से ज़्यादा है और ये ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में 30,000 स्क्वायर माइल्स की ज़मीन के भी मालिक हैं। इब्राहिम रईसी की ज़ाती मलकियत में 5 से 8 प्राइवेट जेट्स यानी तैयारे और 10 बिलियन डॉलर्स की मालियत का सोना मौजूद है। इसके अलावा करोड़ों की मालियत के 5 प्राइवेट यार्ड्स, 2 मुसाफिर बहरी जहाज़, 10 लाख बैरल ऑयल और 19 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट इब्राहिम रईसी के नाम थीं। अब वो ये सब कुछ अपनी विरासत के तौर पर बच्चों और बीवी के लिए छोड़कर चले गए। बात करें इनके घर वालों की तो इब्राहिम रईसी के वालिद का नाम सैयद हाजी रईसी अल सादाती है, जो एक फ़ारसी आलिम दीन थे। रईसी सिर्फ 5 साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद साल 1983 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने ईरान के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में जमीला अल महूदा नामी एक खातून से शादी की। जमीला एक आला तालीम याफ्ता खातून हैं जो तेहरान की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। इब्राहिम रईसी और जमीला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी एक जर्नलिस्ट हैं जबकि छोटी बेटी अभी भी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती हैं। इब्राहिम रईसी ने अपनी इब्तदाई तालीम एक मदरसे से हासिल की। इसके बाद कानून की डिग्री ली और साल 1979 में ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब में इनका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत के साथ रहा। वो कुछ अरसा ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे और इस्लामी इनकलाब के भी वो सबसे बड़े हामी थे। यही वजह है कि साल 1988 में आयतुल्लाह के फतवे के बाद 30,000 से ज़्यादा कैदियों को फांसी के अहकामात को पूरा करने के लिए इब्राहिम रईसी ने सबसे ज़्यादा काम किया। कई हज़ार लोगों को फांसी की भेंट चढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज भी लोग इनको ईरान के कसाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद इब्राहिम रईसी ने सियासत के अंदर कदम रखा और 2021 के इंतखाबात जीतने के बाद उन्होंने ईरान की तरक्की और इसकी सरबुलंदी के लिए बहुत से अहम इक़दामात किए, जिसमें सबसे अहम इक़दामात में सऊदी अरेबिया के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली और चाइना और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाना था। आज ईरान ही इसी खित्ते में तेल को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और यही इस मुल्क की अमेरिका के साथ ख़राब ताल्लुकात की एक बड़ी वजह है। इब्राहिम रईसी ने रूस और यूक्रेन जंग में भी रूस की हमायत का ऐलान किया था और आज इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी जहां एक तरफ बेमिसाली हैं, वहीं ये ईरान का अमेरिका की आंखों में खटकने की एक और बड़ी वजह है। अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त इसराइल भी ईरान की मुखालफत करने में कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता और यही वजह है कि लोग इसी शक व शुबहात में मुब्तला हैं कि 19 मई के दिन जो हेलीकॉप्टर के साथ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को हवा में ही टारगेट किया गया था, क्योंकि इस वक्त हवा के अंदर कुल 3 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। 2 हेलीकॉप्टर तो बाआसानी उसी जगह से गुजर गए, मगर तीसरा हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। और मज़ीद हैरानगी तो ये है कि यह हेलीकॉप्टर था भी वही कि जिसमें ईरान के सदर मौजूद थे। साथ ही साथ ये बात भी मज़ीद हैरान कुन है कि तैयारा गिरने के बाद इसमें मौजूद तबरेज़ के इमाम मोहम्मद अली अल हाशी 1 घंटे तक जिंदा रहे और उन्होंने तैयारा गिरने के बाद ईरानी सदर के दफ्तर से राब्ते की भी कोशिश की। इनकी बात वहां सदारती दफ्तर के एक सरबराह से हुई, जिन्होंने बताया कि वो तैयारा गिरने के बाद बिल्कुल खैरो आफियत से हैं, लेकिन बाद में वो भी मुर्दा हालत में पाए गए।
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے طیارہ حادثے اور ان کی یوں شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 19 مئی 2024 کے دن ایران اور آذربائیجان کے بارڈرز پر ندی کے اوپر 2 ڈیمز کا افتتاح ہونا تھا۔ اسی ڈیم کی مدد سے ایران اور آذربائیجان کے 40,000 سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اسی موقع پر ایران کے صدر اور آذربائیجان کے صدر اپنے ساتھیوں سمیت انہی ڈیمز پر پہنچے۔ بڑی ہی خوشی کے ساتھ یہ سارا پروگرام ہوا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے ساتھیوں اور 3 ہیلی کاپٹرز کے ساتھ واپس ایران کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آذربائیجان سے چلے تو 3 ہیلی کاپٹر تھے مگر ایران صرف 2 ہیلی کاپٹر ہی پہنچ سکے۔ واپس آتے ہوئے تیسرے ہیلی کاپٹر کا رابطہ پہلے والے 2 ہیلی کاپٹر کے ساتھ ٹوٹ گیا اور اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ حیران کن طور پر اسی ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر اور فورن منسٹر سمیت کئی بڑی شخصیات بھی موجود تھیں جو اب تک لاپتہ تھیں۔ یوں فوراً ان کو ڈھونڈنے کا آپریشن شروع ہوا مگر کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ آخرکار رشیا اور ترکی جیسے طاقتور ترین ممالک اس معاملے میں کودے اور ترکی کے ایک ڈرون نے ہیلی کاپٹر کے ملبے کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ جب سرچ ٹیمیں اس مقام پر پہنچیں تو پتہ چلا کہ یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا کیونکہ سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ یوں یہ خبر باہر آتے ہی پوری دنیا اور خاص طور پر ایران میں کوہرام مچ گیا کیونکہ ابراہیم رئیسی کی یوں اچانک شہادت ایران کے لوگوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ تاہم اس ہیلی کاپٹر کو بہت سارے لوگ اب تک ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو دشمنوں کی سازش۔ حالانکہ یہ بات بھی درست ہے کہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ علاقہ موسمی اعتبار سے کافی خطرناک ہے، جہاں پر دھند اور شدید سردی کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسی راستے سے آذربائیجان کے صدر کا ہیلی کاپٹر اور ایک دوسرا ہیلی کاپٹر تو صحیح سلامت گزر گیا اور یہ حادثہ صرف ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ آخر کیوں ہوا ہے؟ ایران اور اسرائیل کی جاری دشمنیوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں اور موجودہ دور میں بھی ایران اور اسرائیل کی جنگیں اور ایک دوسرے پر حملے دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں۔ تاہم اب یہ اسرائیل کا ایران پر کوئی خفیہ اور بزدلانہ حملہ ہے یا پھر کوئی قدرتی حادثہ؟ کیا اس میں کسی دشمن کا ہاتھ ہے یا پھر کسی اپنے کی سازش، یا یہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایران کے صدر اور ان کے ساتھیوں پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ان کا معاملہ آسان کرتے ہوئے ان کو جنت پہ جگہ دے۔ آمین۔